स्टार्ट कर दीजिए। हाँ जी सर। इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार की श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। तो IFPH द्वारा आयोजित इस दैनिक वेबिनार के 476वें सेशन में आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं आज हमारे, जो कि हमारे अपने डॉक्टर M.K. सहानी सर के सुपुत्र, और जो सहानी लेगेसी है उसके सबसे आगे वाले जो फेस है, अपकमिंग फेस है, वो हैं हमारे डॉक्टर अमित सहानी। वेलकम सर। थैंक यू मैम। हाँ जी। तो सर का एक मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। वैसे तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि सर काफी सेशंस यहाँ पे दे चुके हैं। तो डॉक्टर अमित ने अपनी जो BHMS है वो प्रेस्टिजियस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी से कंप्लीट की थी, और जो MD है GD मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, एंड इन्होंने अपनी PhD MK भावनगर यूनिवर्सिटी से की थी। ये दो बहुत ही फेमस बुक्स के ऑथर हैं। एक तो कॉन्स्पेक्टस, जो कि PG स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एक गाइड का काम करती है, और एक कंसाइज टेक्स्ट बुक ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, जो कि BHMS स्टूडेंट्स के लिए होती है। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के ऊपर एक डिटेल्ड ये एक तरीके का जिसे कहते हैं ना एक्सप्लेनेशन है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के ऊपर। और काफी जो बड़े होम्योपैथिक एसोसिएशंस हैं उनके मेंबर रह चुके हैं। होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन, लीगा मेडिकरम होम्योपैथिक इंटरनेशनलिस, और डॉक्टर साहनी द्वारा ही संचालित होम्योपैथिक साइंस कांग्रेस सोसाइटी। तो डॉक्टर अमित का जो आज का टॉपिक है हमारा, वह है निष्कांत रेट्रम एल्बम। उसके ऊपर डॉक्टर अमित आज हमें अपना गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। तो वेलकम सर। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नेहा जी। और मैं IFPH के मंच को दोबारा धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बार बार मुझे इस बार इसका मौका दिया है। और अब हम शुरू करते हैं क्या कहते हैं वेरेट्रम एल्बम पर, जो हमारा ये क्या कहते हैं आज का टॉपिक है, सेशन है। तो अब ये क्या कहते हैं स्क्रीन आप लोग सभी लोग देख पा रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वेरेट्रम एल्बम वाइट हेलीबोर को लेकर के जो हमारा सेशन है, तो उसको मैं शुरू करता हूँ। तो मैं पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और वेरेट्रम एल्बम एक ऐसी औषधि है जिसमें मैं कहूँगा कि बहुत सारे लक्षण नहीं है, बहुत बड़ी मेटेरिया मेडिका इसका सिम्टोमेटोलॉजी नहीं है। लेकिन सबसे ये प्रधान बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस औषधि को लेकर के है, वो दो चीजों में, दो बिंदुओं पे बहुत बहुत सारे मेटेरिया मेडिकास का जो हमने सारांश देखा है, वो दो चीजें हैं, है ना। एक सबसे बड़ी बात है कि इसकी इसकी शीतलता, और दूसरा है इसमें जो उग्रता है ना। इसकी शीतलता को लेकर के, इसकी शीतलता के बारे में डॉक्टर कांजीलाल की मेटेरिया मेडिका में एक छोटी सी कविता, 2 लाइन की कविता के माध्यम से इसको बताया गया है। लिखा है कि कोल्ड कोल्ड एवरीवेयर, नॉट अ होप टू लीव, है ना। तो ये कोल्ड शायद शीतलता को दर्शाता हो, या शायद वो एक निरुत्साह होने के प्रवृत्ति को दर्शाता हो, है ना। जहाँ पे कि इतना ज्यादा ये क्या कहते हैं व्यक्तित्व, इतना ज्यादा ये जो पर्सनालिटी है वेरेट्रम का, वो इतना ज्यादा निरुत्साह हो चुका है कि अब उसमें जीवन जीने की कोई आस नहीं है ना। एक होपलेस अवस्था में, एक होपलेस अवस्था में चला गया है। तो इस कविता के साथ मैं इस वेरेट्रम एल्बम वाइट हेलेबोर को शुरू करता हूँ। एक सबसे और महत्वपूर्ण बात जो है इसको, इस औषधि को लेकर के, कि यहाँ पे बैलेंस ये बनाने की एक प्रवृत्ति रहती है ना। एक जो अंदर की जो टॉक्सिसिटी है, अंदर के जो टॉक्सिन्स हैं, उनको रिलीज करने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए एक क्या कहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। हमारे जीवन में आप देखिएगा कि बहुत सारे अच्छे और बुरे ये क्या कहते हैं कि सब्सटेंस कहिए, वातावरण कहिए, जो हमारे जीवन में रहते हैं, और उनको एक समय समय पर इनका निष्कासन होना चाहिए, ताकि एक हार्मोनी, एक बैलेंस जो है वो की अवस्था बनी रहे।
है ना। तो इनका इवैक्यूएशन, इनका निष्कासन एक एक नॉर्मल प्रक्रिया है। एक नॉर्मल प्रक्रिया है, एक रोजमर्रा की प्रक्रिया है कि हमारा शरीर जो है इस तरह से बना है कि इस तरह के टॉक्सिन्स को, इस तरह के जो खराब सब्सटेंस है उनको बाहर निकालने के लिए स्वयं सक्षम है। लेकिन कभी कभी एक ऐसी औषधि की भी आवश्यकता होती है जहाँ पे कि हमें इस तरह का जो निष्कासन है, इस तरह का ये है वो एक दवा के माध्यम से, एक औषधि के माध्यम से करना पड़ता है। और कभी कभी इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए शरीर जो है वो कुछ ज्यादा ही फोर्सिबल क्या कहते हैं कि निष्कासन करता है। और इसमें कभी कभी जो है वो बैलेंस जो वो ये गड़बड़ हो जाता है। तो इस चीज को, इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, इस बैलेंस को क्या कहते हैं कि अपने नॉर्मल हार्मोनी में मेंटेन करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस दवा के रोल को, इस दवा का जो औषधि का रोल है इस अवस्था में हम लोग इसको समझ सकें। सो जो जो थीम इस दवा को लेकर के हम लोग चलेंगे वो है अनकंट्रोलेबल इवैक्यूएशन प्रोसेस ना। हम क्या कहते हैं, अनकंट्रोलेबल इवैक्यूएशन उसको कहेंगे जहाँ पे कि हम एकदम एक पागल की तरह एक ऐसी अवस्था में हम लोग उसको किसी चीज को हम लोग निष्कासन करने में लगे हुए हैं। और उसको मैनेज करने के लिए अल्टीमेटली जो है वो क्या कहते हैं कि एक सरेंडर की अवस्था आ जाती है, एक अवस्था आ जाती है जहाँ पे कि हमें उसको क्या कहते हैं कि रोकना पड़ता है। और अगर नहीं रोकेंगे तो जो है क्या कहते हैं बैलेंस जो है वो बुरी तरह से ये बिगड़ जाएगा। जो हेलीबोर की बात कर रहे हैं ना, तो ये हेलीबोर की अवस्था जो है ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे कि मैडनेस जो है की ओर ले जाता है। और हमारे प्लांट किंगडम में बहुत सारी हेलीबोर हैं, है ना, जो कि जिनका की बहुत सारी औषधीय क्षमता के बारे में ये चर्चा किया गया है। अलग अलग हमारी मेट्रिया मेडिका में भी 2 हेलीबोर की दवाइयां हैं। और ग्रीक माइथोलॉजी में इनको एक बहुत ही क्या कहते हैं कि एक सैक्रेड हर्ब्स के रूप में, है ना, एक बहुत ही पवित्र हर्ब के रूप में देखा गया है। और अलग अलग जो पुराने हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन के रिकॉर्ड्स हैं, तो इनका रोल जो है वो एक औषधि के रूप में भी और एक विष के रूप में, दोनों के रूप में इसको पाया गया है। इतिहास की बात करें तो माना जाता है कि ये क्या कहते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर की जो मृत्यु हुई है वो इस व्हाइट हेलीबोर के विष से ही हुई है ना। सो मैडनेस जो है ना, और उसका जो इवैक्यूएशन का जो प्रोसेस है ये हमारे मानव सभ्यता में अलग अलग रूप, अलग अलग समय में अलग अलग रूप में देखने को मिला है। और अगर हमेशा इस बैलेंस को बरकरार करने की जो एक प्रवृत्ति रही है वो इस दवा की खासियत है ना। हम वेरेट्रम एल्बम या व्हाइट हेलीबोर की जो बात करते हैं तो ये प्री हिस्टोरिक मेडिसिनल प्लांट जो है ग्रीक अवस्था में ये बहुत ही अच्छी दवा के रूप में इसको ये माना माना जाता रहा है। हमारे यहाँ जो दोनों व्हाइट हेलीबोर और ब्लैक हेलीबोर है ना, एक जैसा हमने कहा कि एक बहुत ही पवित्र औषधि के रूप में, भगवान की औषधि के रूप में देखा गया। और खास करके थियोफास्टस ने इसके बारे में बताया है। थियोफास्टस जो कि अरिस्टोटल और प्लाटो दोनों के मेंटर माने जाते हैं, है ना, उन्होंने इन दोनों औषधियों के बारे में कहा है कि ये बहुत ही पवित्र औषधि है। हेलीबोर का अर्थ होता है फूड ऑफ हेली, फूड ऑफ हेली, है ना, हेली का भोजन। और हेली एक क्या कहते हैं कि ग्रीक सभ्यता में एक भगवान, एक देवी के रूप में उनको माना जाता है। और इसीलिए इसका जो नाम जो है ना, ये हेलीबोर ये कहा जाता है दोनों औषधि को, व्हाइट हेलीबोर और ब्लैक हेलीबोर। हम इस औषधि परिचय में इसके जो बॉटेनिकल एस्पेक्ट है
है ना, बॉटेनिकल एस्पेक्ट है, उसके बारे में हम लोग पहले चर्चा करते हैं, है ना। ये वेरेट्रम स्पीसीज के जो औषधि हैं, प्लांट हैं, ये मेलियांथेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, है ना। और खास करके ये जो है कि लिलियेसी के अंदर में ये आता है ना। और ये जो व्हाइट हेलीबोर है ना, और वेरेट्रम विरिडी जो ग्रीन हेलीबोर है ना, ये राइजोम और रूट से बनता है, इसके जड़ से बनता है। इसमें बहुत सारे अल्कलॉइड्स हैं, है ना, अल्कलॉइड्स हैं, खास करके जर्वाइन, है ना। अलग अलग जो क्या कहते हैं कि स्पीसीज हैं वेरेट्रम के, उसमें अलग अलग आपको अर्क देखने को मिलेगा, है ना। कैल्सिफोर्निकम में जो अल्कलॉइड्स हैं वो साइक्लोपामीन है, साइक्लोस्पिन है और जर्वाइन है। वेरेट्रम के जो अर्क हैं, अल्कलॉइड्स हैं, वो क्या कहते हैं कि सोडियम चैनल को ये क्या कहते हैं कि इंक्रीज करने में, उसकी परमेबिलिटी को इंक्रीज करने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से जो वेगल स्टिमुलेशन होता है ना, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन, ब्रैडिकार्डिया और एपनिया होने की संभावना होती है ना, वो उस प्रवृत्ति को और ये बढ़ावा देते हैं, है ना। जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि इवैक्यूएशंस को, और अब आप इसकी होम्योपैथिक थीम को आप जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो जो इवैक्यूएशंस को जो ये बढ़ावा दे रहे हैं, है ना, तो जो डिस्चार्जेस होंगे, जो क्या कहते हैं इवैक्यूएशंस होगा, उससे नेचुरल है कि ब्रैडिकार्डिया और हाइपोटेंशन जैसी स्थिति में होगी, है ना। तो इसका एक मुख्य वजह जो है, इसमें जो अर्क मौजूद है ना, जर्वाइन खास करके जो अर्क है ना, वो इस चीज को प्रमोट करता है। जो इसके अल्कोलाइड्स के अर्क के जो और प्रमुख सिम्टम्स हैं ना, वो वोमिटिंग है, हाइपोटेंशन है और ब्रैडिकार्डिया है ना। ये तीनों जो है वो आपके इसके इवैक्यूएशन के प्रवृत्ति को, इवैक्यूएशन के प्रोसेस को दर्शाते हैं। इसका जो बॉटनिकल ऑर्डर है ना, ये आपके सामने में है ना। हम लोग वेरेट्रम एल्बम की आज चर्चा कर रहे हैं ना, जो स्पीसीज नेम जो है वेरेट्रम एल्बम, है ना। एल लिनेस के द्वारा जो ये नामकरण किया गया, और किंगडम, क्लास, ना, ये सब ऑर्डर, फैमिली वगैरह आपके सामने में यहाँ पे दिया हुआ है। अब इस औषधि के होम्योपैथिक परिचय की ओर बढ़ते हुए, है ना, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा है कि इवैक्यूएशन इस औषधि का एक सबसे बड़ा थीम है ना। इस थीम के इर्द गिर्द ही क्या कहते हैं कि इस औषधि के सारे लक्षण को हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। और इवैक्यूएशन जो है वो एक इलाज का एक क्या कहते हैं कि क्योर का एक सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट भी है ना। एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें कि हम किसी भी होम्योपैथिक एस्पेक्ट में अगर हम क्योर की बात करते हैं तो हम निष्कासन की बात करते हैं, और निष्कासन की बात आती है तो वेरेट्रम का ख्याल आना चाहिए ना, कि यहाँ पे फोर्सिबल इवैक्यूएशन हो रहा है, फोर्सिबल इवैक्यूएशन। तो ये जो प्लांट है व्हाइट हेलीबोर्ड, वेरेट्रम एल्बम का जो प्लांट है, एक हर्बेसियस प्लांट है ना, लगभग 4 से 5 फीट लंबा होता है। और क्या कहते हैं कि इसका जो कैरेक्टर है ना, ये इसके जो फाइलोटैक्सी है, ये सब आपके सामने में है, जो बॉटनी से रिलेटेड। इसके अर्थ के बारे में भी हम लोग ने चर्चा किया, है ना। ये ज्यादातर क्या कहते हैं यूरोपियन कंट्रीज में ये देखने को मिलता है, और खास करके ठंडी जगहों में, जितना जगह आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये सारी जो है ये शीतल जगह है, यहाँ पे कि ये प्लांट जो है ये पाया जाता है। हम इसके पौराणिक यूज की बात करें, हम इसके पौराणिक यूज की बात करते हैं, तो इसको मेडिसिन के इतिहास में, खास करके हम ग्रीक और जर्मनी के क्या कहते हैं पौराणिक इतिहास की बात करें, तो यहाँ पे ये स्नफ के रूप में ये ये यूज किया हुआ इसका पाया जाता है। आ, इसलिए इसका नाम जो है स्नीजिंग रूट के रूप में भी जाना जाता है। इससे इससे बनी हुई जो औषधि है ना, स्नीजिंग पाउडर के रूप में इसको इस्तेमाल किया करते थे लोग। और आ, आज की तारीख में भी, है ना, हालांकि इसका कॉम्पोजिशन जो वो थोड़ा बहुत ये क्या कहते हैं कि ये अन्य चीजों के साथ इसको मिक्स किया जाता है, तो इसको स्नीजिंग को एक्साइट करने के रूप में भी ये किया जाता है ना।
तो अगेन हम फिर से ये कहेंगे कि ये जो स्नीजिंग भी जो है, इसको इवैक्यूएशंस की तरह हम देखें कि स्नीजिंग जो है वो इवैक्यूएट करने का एक तरीका है। हम और इसके ट्रेडिशनल यूज के बारे में बात करेंगे ना। तो अमेरिकन हिस्ट्री में, अमेरिकन इंडियन कल्चर में इस दवा की क्या कहते हैं कि का जो इस्तेमाल रहा है वो फेस्टिवल्स के दौरान में, ये सब के समय में एक स्मोकिंग मिक्सचर के रूप में, है ना, स्मोकिंग मिक्सचर के रूप में इस्तेमाल के बारे की चर्चा की गई है। किसी सभ्यता में इसको टिस्सियो का भी नाम दिया गया है, जो कि नाम जो है वो स्नीज से आता है, छींक से आता है। और जो कि हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि ये एक स्नीजिंग पाउडर के रूप में भी इस्तेमाल होता है। और इसके इस्तेमाल से ये भी माना जाता है कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, श्वास की नली जो है उसको उसको क्योर करने में, उसको उसकी सफाई में क्या कहते हैं कि मदद करता है ना। और पुराने समय में इसके जो जड़ हैं उसको चिबाने से ऐसा ये क्या कहते हैं कि माना जाता था कि आप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो आप क्या कहते हैं, खांस खांस करके, छींक करके आप पूरा उसका क्या कहते हैं सफाई कर सकेंगे। एक और क्या कहते हैं ट्रेडिशनल यूज के रूप में इस दवा का जो इस्तेमाल रहा है ना, कि एक इससे इससे जो बनी हुई जो ड्रिंक है ना, ये सेलेटिक जो देवी हैं सेरेडवेन, उनके साथ एसोसिएटेड है इसका इस्तेमाल ना। ऐसा माना जाता है कि ये एक सीक्रेट दवा थी जो कि उनको दिया जाता था, जो कि क्या कहते हैं कि इससे इंस्पिरेशन प्राप्त होता था। इससे क्या कहते हैं कि प्रेरणा मिलती थी। और इसको लेने से, है ना, एक कोई भी आदमी जो है वो अपने पुराने अनुभव को, अपने भविष्य के अनुभव को एक साथ देखने को ये क्या कहते हैं कि देख पाता था। हम रोम की सभ्यता की रोम और ग्रीस की सभ्यता से इसको, इस दवा का जो है ये एक रिचुअल मेडिसिन के रूप में, एक साइकोलॉजिकल मेडिसिन के रूप में क्या कहते हैं कि इस्तेमाल के रूप में बताया गया है कि इसका जो इस्तेमाल जो है वो शुरुआत में पहले 3 दिन जो है शराब के सेवन से अपने आप को वंचित रखना है। और उसके बाद इस दवा को देने से जो वोमिटिंग होती थी उसके उसके वजह से जो सफाई जो होता था, है ना, उससे पेशेंट जो है वो बहुत सारे बीमारियों से क्योर हो जाता था, जैसे कि एपिलेप्सी हुआ, मेलांकोली हुआ, है ना, लेप्रोसी हुआ, गाउट हुआ, है ना, इवन अल्जाइमर्स तक के ट्रीटमेंट का यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि जिक्र है, इनके इतिहास में इस तरह का जिक्र है कि इसके इस्तेमाल से इस तरह की बीमारियां जो है वो ठीक हो जाती थी। पर्सिया के इतिहास में, जो अभी आज की तारीख में ईरान जिसको बोलते हैं, वहाँ पे इस दवा का इस्तेमाल जो वो हेडेक और निरालजिया के को ठीक करने के इस्तेमाल में लाया जाता था ना। इसके पाउडर के इस्तेमाल से माना जाता है कि डिप्रेशन, अस्थमा, पैरालिसिस, रिमेटिज्म, है ना, बुखार जैसी बीमारियां जो हैं वो ठीक कर देता है ये। हम होम्योपैथी की बात करें तो इसका इस्तेमाल जो है वो इवन हैनीमैन ने इस पे एक आर्टिकल लिखा है ना। इस पे एक अपने क्या कहते हैं लेसर राइटिंग में एक आर्टिकल है, हेलिगोरिज्म इन मेडिसिन। एल्गोरिज्म इन मेडिसिन, ये आर्टिकल जो है इस दवा के इवैक्यूएशन प्रोसेस का है ना, जो वॉमिटिंग करने की जो प्रक्रिया है को ये एक्साइट करता है, नौसिया एक्साइट करता है। और अदर मोड से, अदर तरीके से इवैक्यूएशन एक्साइट करता है ना। तो पुराने समय में जो इसके जो यूज थे उसको लेकर के ये आर्टिकल जो है एलिगोरिज्म इन मेडिसिन में इन्होंने, डॉक्टर हैनीमैन ने अपने क्या कहते हैं, आप इस आर्टिकल को आप देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ और इसके डिटेल यूज के बारे में वहाँ पे और ये बताया गया है। और जहाँ तक एक सीजनल क्या कहते हैं प्रीपॉन्डरेंस की बात करें, है ना, सीजनल फेवरेबल सीजन की बात करें इस दवा का, तो सीजन जो है वो ऑटम ऑटम और स्प्रिंग जो है ये इसके फेवरेट सीजन है जहाँ पे कि ये बेहतर काम करता है।
और जिन जिन दवाओं के बारे में, खास करके मेट्रा मेडिका प्यूरा में इसके इस्तेमाल के बारे में लिखा हुआ है, वो मेंटल डिरेंजमेंट के बारे में, एपिलेप्सी, फेशियल मसल्स के स्पैज्म, हाइड्रोफोबिया, है ना, और आंख से जुड़ी जो बीमारियां हैं, है ना, पैंक्रियाज, स्प्लीन से जो जुड़ी हुई बीमारियां हैं उसके बारे में मेट्रा मेडिका प्यूरा में डॉक्टर हेनीमैन ने इस औषधि के इस्तेमाल के बारे में लिखा है। हेनीमैन इस औषधि के बारे में कहते हैं कि ये 1/3 इंसेन ल्यूनाटिक को ठीक कर सकता है ना। ये डॉक्टर केंट ने भी इस बात को अपने लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक मेट्रिया मेडिका में इस बात की पुष्टि की है और कहा है कि ये एक पागलपन, अवसाद को ठीक करने के लिए, है ना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है ना। और कहा जाता है कि लगभग 1/3 और ये अवसाद के रोगियों को ये क्योर करने की क्षमता रखता है ना। लेकिन डॉक्टर केन ने लिखा कि अगर इसके होम्योपैथिक औषधि के रूप में इस्तेमाल करें तब ऐसा संभव है। और खास करके जो यूटेरस संबंधित बीमारी के बाद जो अवसाद होता है ना, तो वहाँ पे डॉक्टर केंट ने इस बात को, हेनीमैन के इस स्टेटमेंट को दोबारा दोहराया है अपने लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक मेट्रिया मेडिका में, और लिखा है कि ये अवसाद, खास करके यूट्रस से संबंधित जो अवसाद की बीमारी है, उसको ठीक करने की क्षमता रखता है। 1812 में ना डॉक्टर हेनीमैन की एक थीसिस है, मेडिकल हिस्टोरिकल डिसर्टेशन ऑन हेलिगोरिज्म ऑफ द एंशिएंट। इस थीसिस में उन्होंने हेलिगोरस, क्या कहते हैं कि जो वेरेट्रम एल्बम जिनको हम बोलते हैं, उसके उसके पॉइजनस और क्या कहते हैं डिफरेंट लिटरेचर्स के बारे में उन्होंने यहाँ पे इस थीसिस में प्रकाशित किया है ना। बाद में इसका रिपब्लिकेशंस जो है वो आप देख सकते हैं, थॉमस ये क्या कहते हैं ब्रैडफोर्ड और रिचर्ड हिल के द्वारा भी इसको रिपीट किया गया, जो कि आपको लाइफ एंड वर्क्स ऑफ डॉक्टर हेनीमैन जो किताब प्रकाशित है उसमें भी इस चीज के बारे में दर्शाया गया है। डॉक्टर हेनीमैन ने 1831 में जो कॉलरा एपिडेमिक का जो क्योर के बारे में बताए हैं, है ना, ऑन क्योर ऑफ कॉलरा एंड इट्स प्रोबेबल कॉजेस, तो वहाँ पे उस लेख में भी उन्होंने वेरेट्रम के बारे में जिक्र किया है। उन्होंने इसके अलावा दो और औषधियों का जिक्र किया, जो कि एक जीनस एपिडेमिकस, कॉलरा के जीनस एपिडेमिकस के रूप में इस्तेमाल किया था ना, एक कैम्फोरा और क्यूप्रम मेटालिकम के बारे में इस्तेमाल के बारे में वो लिखते हैं ना, जो कि 1831 में जो एशियाटिक और जर्मन कॉलरा का उन्होंने इलाज किया था उसमें इन तीनों औषधियों का जिक्र है। 1830-31 में जो कॉलरा एपिडेमिक हुआ था वियना में, है ना, वियना में, वहाँ पे डॉक्टर हेनीमैन का जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, इस लेख में, है ना, वहाँ से पता चलता है कि 1270 पेशेंट्स का इलाज जो है वो होम्योपैथिक विधि से हुआ था, जिसमें से केवल 108 लोगों की मृत्यु हुई, है ना। और इसके बनस्पत जब एलोपैथी का जो उस समय की जो समकालीन एलोपैथी थी उसकी जो मोर्टेलिटी रेट के बारे में जिक्र करते हैं, वहाँ कहते हैं कि वहाँ मोर्टेलिटी रेट जो है वो 60 से 70% थी। होम्योपैथी जो है वो 1854 जो एपिडेमिक हुआ था लंदन में, वहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ था, और वहाँ पे भी बहुत ही सिग्निफिकेंटली, बहुत ही मोर्टेलिटी रेट को घटाने में मदद का डॉक्यूमेंटेशन जो है वो डॉक्टर हेनीमैन बताते हैं। और क्या कहते हैं कि डॉक्टर रूबिनी ने भी बताया है कॉलरा एपिडेमिक 1854-55 के बीच का जो है, उन्होंने भी 225 केसेस को का इलाज किया है, और उसमें से 166 जो है वो सैनिक थे, और जहाँ पे कि एक भी मृत्यु की के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं किया है। लिखा है कि सभी 225 केस जो है वो, और 166 जो सैनिक थे वो इस क्या कहते हैं कि कॉलरा एपिडेमिक में इस औषधि से ठीक हुए हैं। नैस के किताब में, है ना, जो वेरेट्रम एल्बम का जो डिस्क्रिप्शन है ना, जो जिन बिंदुओं पे वेरेट्रम एल्बम को क्या कहते हैं कि हाईलाइट किया गया है, सबसे पहले कोलैप्स के बारे में कहा गया है, जहाँ पे कि एक जनरल कोल्डनेस की बात कही गई, शीतलता की बात कही गई है ना। जो कि इस हमने शुरुआत में ही कहा कि इस औषधि का दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना, एक शीतलता और उसका जो वायलेंस है ना, वायलेंस चाहे वो मेनिया के फॉर्म में हो, चाहे वो बाइटिंग टेंडेंसी के फॉर्म में हो ना, तो ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बिंदु है। तो कोलैप्स हो गया, मेनिया हो गया, है ना, मेनिया जो कि इसके वायलेंस को दर्शाता है ना,
किसी चीज को तोड़ना, फाड़ देना, है ना। अ, क्या कहते हैं कि कुछ अनैतिक बातें भी करना, ल्यूड लैसिवियस टॉक की भी जो बात है यहाँ पे, डिस्पोज टू साइलेंस ना। और साथ में उसके साथ पागलपन को भी जोड़ के रखा है कि अगर वो बहुत देर तक इरिटेट उससे हो जाता है ना, तो उससे पागलपन का भी ये क्या कहते हैं शिकार हो सकता है। लोगों को नाम से बुलाना, बुरे तरीके से बुलाना। डायरिया जो है इसके बारे में बताया गया कि राइस वाटर स्टूल है, राइस वाटर स्टूल है, बहुत अधिक होगा। उसके साथ में काफ मसल्स में क्रैम्प और कोल्डनेस रहेगा। रिमेटिक कंप्लेंट्स जो है इस औषधि के बारे में जो बताया गया है ना, कि जो रिमेटिक अफेक्शंस है वो उसका जो एग्रावेशंस है वो डैम्प वेदर में होगा। और इसकी वजह से पेशेंट इतना ज़्यादा क्या कहते हैं कि प्रभावित होगा कि वो बेड पे स्थिर नहीं बैठ सकता है, उसे क्या कहते हैं चलते फिरते रहना है। पेन पेन का जो जिक्र है वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र होगा ना, जिसकी वजह से कि पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, खास करके मानसिक तौर पे प्रभावित होगा, और शायद अवसाद की स्थिति में, डिलीरियम की स्थिति में वो ये क्या कहते हैं चला जाए। डिस्चार्ज जो होंगे वो सारे बहुत अधिक होंगे, चाहे वो हम स्टूल की बात करें, चाहे वोमिटिंग की, यूरिन की, सलाइवा की, स्वेट की ना। सो बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होंगे। और उसके साथ जो है वो क्रेविंग जो है वो रिफ्रेशिंग थिंग्स और एसिड्स है ना, एसिड्स ऐसे ऐसी चीज़ों की क्रेविंग उसमें बनेगी। जो मानसिक लक्षण जो है क्या कहते हैं वेरेट्रम एल्बम के, प्रिकॉशियस ना, इसमें प्रिकॉसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। ये बच्चे जो है वो बहुत ही इंटेलेक्ट इनका डेवलप रहेगा, इनकी इनकी बौद्धिक क्षमता जो है वो बहुत आगे रहेगी। काफी गंभीर भी होंगे, और बहुत सारे सवाल, मतलब एक जो कहते हैं कि अपने समय से जो उम्र से जो बढ़ करके जो बच्चे होते हैं है ना, वो उस तरह की प्रिकॉसिटी क्या कहते हैं कि मेंटल फीचर्स जो है वो वेरेट्रम का उसमें देखने को मिलेगा। ना इसको ओवर स्टिमुलेशन ऑफ माइंड भी कह सकते हैं, है ना, जैसा कि हम लोग बोले कि वायलेंस है ना, तो वायलेंस अगर मेंटल एस्पेक्ट पे हम अगर देखेंगे तो ये ओवर एक्टिविटी माइंड का दिखता है, जहाँ पे कि रेस्टलेसनेस, और माइंड जो है वो हाइपर एक्टिव दिखेगा, हर चीजों में क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा क्या कहते हैं एक्टिव दिखता है। और सबसे क्या कहते हैं कि जो महत्वपूर्ण इसकी बात है जो है कि ये बहुत ही एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी है, और हर तरीके से अपने लक्ष्य तक पहुंचने की चेष्टा करता है। हम क्या कहते हैं कि रूब्रिक्स के माध्यम से जो यहाँ पे है बोस्टिंग है ना, जहाँ पे कि ये दवा देखने को मिलती है ना। मतलब बोस्टिंग की मतलब अपने आप को ये बढ़ा चढ़ा करके बोलता है, अपने आप को अमीर दिखाने की चेष्टा करता है। स्क्वेंडरिंग मनी है ना, इस प्रयास में वो पैसा काफी क्या कहते हैं कि ये बर्बाद करता है। डेल्यूजन में दिया हुआ है कि डेल्यूजन ही इज अ डिस्टिंग्विश्ड और अ ग्रेट पर्सन ना। फ्लैटरिंग, हमेशा क्या कहते हैं कि दूसरे को फ्लैटर करना ये चाहेगा। ये क्या कहते हैं अफेक्शंस, अफेक्शंस इन गेस्चर्स एंड एक्ट्स, अफेक्शंस इन वर्ड्स, फेनिंग सिकनेस है ना, एक रूब्रिक से फेनिंग सिकनेस, तो इसमें इसके पीछे उद्देश्य बताते लिखते हैं कि टू गेट सिंपैथी है ना, वो इसलिए ये नाटक कर रहा है, इसलिए वो क्या कहते हैं कि दिखावा कर रहा है कि हम हमें बीमार है, ताकि वो लोगों की सिंपैथी ले सके, है ना। तो इसकी जो हाई स्पिरिटेडनेस है, हाइपर एक्टिविटी है माइंड का, रेस्टलेसनेस है, तो कुल मिलाकर के ये वेरेट्रम के मानसिक लक्षणों का एक सारांश है, जो कि हम यहाँ पे आपके सामने ये रखे हैं। एट द सेम टाइम इसके साथ साथ जो है वेरेट्रम में फियर ऑफ सोसाइटी भी है। अब अपने पोजीशन को लेकर के बहुत ही क्या कहते हैं कि ये डरा हुआ रहता है, उसको सबसे बड़ा डर है कि लोग उसके असलियत को ना समझ जाएं ना। और ये जो उसने एक दिखावे का जाल बना के रखा है ना, उसकी उसका जो खोल है वो सबके सामने नहीं खुल जाए ना।
साथ साथ ये कंटेम्पटुअस भी है, ये अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ काफी सख्त है, और क्या कहते हैं कि अपने सुपीरियर के साथ में काफी एग्रीएबल रहता है, उनके साथ एक काफी उनके साथ मेल जोल करके रखता है। लेकिन अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने जो जूनियर्स हैं, अपने से जो छोटे हैं, उनके साथ काफी सख्त ये व्यवहार करता है। अ, ये किसी को छोड़ते नहीं है, और जहाँ जहाँ तक हमने बताया कि लक्ष्य को लेकर के काफी महत्वाकांक्षी हैं, तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोई रास्ता भी कोई भी रास्ता अपना सकते हैं ना। इसके अलावा जो और जो मेंटल रूब्रिक्स यहाँ पे है कि इगोटिज्म है ना, क्योंकि ये दिखावा जो है, ये अपने एक फॉल्स ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए ही ऐसा करते हैं। इंटरव्यूअर हैं, काफी उत्सुक हैं, जानकारी जानकारी हमेशा लेना चाहते हैं। अनट्रूथफुल इसलिए है क्योंकि ये अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोई भी गलत रास्ता भी इस्तेमाल कर सकता है, और इसलिए एक रूब्रिक्स जो लिया कि नेवर स्पीक्स द ट्रूथ ना, तो ये इसको भी यहाँ पे लिया गया है। हॉटीनेस, सेंसोरियस एंड राइटियसनेस, है ना, ये तीन जो है बहुत ही ऑपोजिट, ये क्या कहते हैं कि रूब्रिक्स हैं। हॉटीनेस, खास करके हॉटीनेस और राइटियसनेस, है ना, एक अपने आप को दिखाता भी है ना, अपने आप को बहुत ही राइट भी दिखाता है, और साथ साथ क्या कहते हैं कि सेंसोरियस भी है ना, कि ये गलत हो रहा है, ये सही है ना। तो बेरेटन की जो पर्सनालिटी है ना, दूसरे के फॉल्ट को देख करके उस उनको डांटना, उनको उनके एक फॉल्ट फाइंडिंग नेचर है, और अ, दूसरों को बहुत क्या कहते हैं, नाम लेकर के, जो हम लोग खास करके हम बोलते हैं कि नाम लेकर के बोलना जो है ये खराब माना जाता है। तो हेरिंग के मेट्रिया मेडिका में लिखा हुआ है कि डिस्पोज टू टॉक अबाउट फॉल्ट ऑफ अदर्स और साइलेंस, बट इफ इरिटेटेड, स्कोल्डिंग एंड कॉलिंग नेम्स, ना, मतलब कि एक असभ्य भाषा में भी बात कर सकता है। कंफ्यूजन अबाउट हिज ओन आइडेंटिटी एंड मेगालोमेनिया, ना, उनको ऐसा वहम होता है ना, वहम होता है कि उनको भगवान ने भेजा है ना, भगवान ने भेजा है दूसरों को सुधारने के लिए, दूसरे लोगों को भगवान के पथ पर चलाने के लिए, है ना, वो पथ जो कि ये मानते हैं कि सही है, उस पथ पर चलने के लिए, है ना। तो और ये चेष्टा करते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि ये भगवान के भेजे हुए हैं, तो ये चेष्टा करते हैं कि ये लोगों को भगवान के रास्ते पर, मतलब अपने अपने जो इनकी जो धारणा है उस पर चलाने की चेष्टा करते हैं, जबरदस्ती लोगों को इस पे लाने की चेष्टा करते हैं। इन सब चीजों का जो आउटलेट है ना, इन सब चीजों का चूंकि एक महत्वाकांक्षा है, और महत्वाकांक्षा पाने के लिए जो गलत रास्ता अपनाते हैं, और इस वजह से एक जो फॉल्स ईगो जो क्रिएट करते हैं अपने इर्द गिर्द, जो एक ग्रैंडियर का जो डेल्यूजन क्रिएट करके रखे हैं, तो इसका जो आउटलेट है वो दिखता है डिप्रेशन में और फ्रस्ट्रेशन में, है ना। जो कि एक आउटलेट के रूप में हम देखते हैं कि इनमें इन वेरेटन पर्सनालिटी में एक इंडिफरेंस क्रिएट करता है ना, ये क्या कहते हैं कि फॉर सेकेंड फीलिंग का जो सेंसेशन है उसको क्रिएट करता है, जिससे बचने के लिए शायद ये क्या कहते हैं कि रिलीजन का रास्ता रास्ता अपनाते हैं, वायलेंस का रास्ता अपनाते हैं। और एक रूब्रिक्स जो यहाँ पे क्या कहते हैं कि अप्लाई होता है कि एलिमेंट्स फ्रॉम इंजर्ड प्राइड और ऑनर, क्योंकि इनका जो एक आत्मसम्मान है, इनका जो एक सेंस ऑफ प्राइड है ना, फॉल्स ईगो ही कहें, तो उसको जो ठेस पहुंचती है, तो उसकी वजह से ये जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो ये कुछ इस तरह से आप पेशेंट के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं कि ये जो वायलेंस है वो कहाँ से आ रहा है ना, ये जो रिलीजियस मेनिया है वेरेट्रम का, वो कहाँ से आ रहा है ना। सो ये सब का शुरुआत आप देखेंगे तो वो एक महत्वाकांक्षा और क्या कहते हैं कि एक सेल्फ राइटियसनेस जो है ना, वो ये रास्ता ये तैयार करता है। तो इंसानिटी को लेकर के, क्योंकि ये अवसाद के औषधि के रूप में भी हम लोग इसको देखते हैं, पागलपन के औषधि के रूप में भी इसको देखते हैं। तो जो मेंटल जो इस स्थिति में जो सिम्टम्स जो देखने को आपको मिलेगा, वो है रिलीजियस मेनिया के रूप में है।
है ना, हमेशा क्या कहते हैं, प्रार्थना में लगे रहेंगे, है ना। और बहुत ज्यादा बोलते हैं, और ये क्या कहते हैं कि वायलेंट वायलेंट भी हो जाते हैं इस अवस्था में लेकर के। वेरेक्टर मैल्बम का बहुत ही स्ट्रांग जो माइंड का सिम्टम्स है वो है मेनिया विथ डिजायर टू कट एंड टीयर एवरीथिंग, जो कि प्राय हर मेट्रिया मेडिका में आपको देखने को मिलेगा ना, कि डिजायर टू कट एंड टीयर एवरीथिंग, स्पेशली क्लोथ्स, विथ ल्यूडनेस एंड लासेबियस टॉक, रिलीजियस और अमोरस, है ना। तो ये एक तरह का आउटलेट है ना, उनके जो इमोशनल फ्रस्ट्रेशंस है उसका एक आउटलेट जो है वो आपको इस तरह के अवसाद में देखने को मिलेगा, जहाँ पे कि अपनी बात पूरी न होने पर, अपनी जो इच्छा है वो पूरी ना होने पर, या जो ईगो है वो नहीं सेटिस्फाई होने पर, जो आउटलेट देखने को मिलता है वो चीजों को काटना, फाड़ना, ना खास करके कपड़े फाड़ना, है ना, इस तरह का अभद्र व्यवहार करना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, है ना, या कभी कभी किसी किसी केस में आप रिलीजियस क्या कहते हैं कि रास्ते को अपनाते हुए देखने को ये मिलता है। अब माइंड से फिजिकल बॉडी को हम लोग कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। सो ये जो फ्रस्ट्रेशन की जो अवस्था है ना, फ्रस्ट्रेशन की अवस्था है जहाँ पे कि वो पूरी तरह से दुनिया से कट करके और होपलेस अवस्था में चला जा रहा है, उसको हम लोग एक चिलीनेस की अवस्था में से कंपेयर करना चाहेंगे। और अगर चिली रेमेडीज की बात करें तो एक सबसे बहुत सारे जो हमारी जो मेट्रिया मेडिकाज में जो चिली रेमेडीज का जिक्र है, उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है वेरेक्ट्रम एल्बम ना। खास करके लोकल कोल्डनेस के लिए, है ना, एक छोटे से जगह पे खास करके टॉप ऑफ हेड में लंप लंप ऑफ आइस का जो सेंसेशन होता है, वहाँ पे भी वेरेट्रम का ये जिक्र है रिपर्टरी में। और जनरल कोल्डनेस में तो खैर वेरेट्रम है ही। तो कोल्डनेस जो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो कोल्डनेस जो है वो लगभग हर जगह देखने को मिलेगा इस वेरेट्रम क्या कहते हैं औषधि में, है ना। अपने क्या कहते हैं कि इसके ब्लड वेसल्स में भी लगेगा कि जो खून जो बह रहा है वो भी ठंडा है ना। महसूस होगा भीतर से कि जैसे कि हड्डियों में भी ठंडक लग रही है। और ब्लड वेसल्स में जो क्या कहते हैं कि सेंसेशंस होगा वो हीट का भी हो सकता है, कोल्ड कोल्ड का भी हो सकता है। कोल्ड पर्सपिरेशन, ना पसीना जो है वो एकदम ये क्या कहते हैं कि ठंड के साथ होगा, खास करके फोरहेड में, फोरहेड रीजन में ये बताया गया है। वेरेट्रम एल्बम के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो एग्रावेशन बताया जाता है कि जो भी लक्षण है क्या कहते हैं वो एग्रावेशन होता है, बिफोर मेंसेस होता है ना, चाहे वो पेट का दर्द हो, चाहे वो क्या कहते हैं और भी कहीं पे भी जो भी कंप्लेंट्स होता है पीरियड्स के समय में, उसका एग्रावेशन जो है वो बिफोर बिफोर मेंसेस है। हम लोगों ने देखा था कि इसका एग्रावेशन जो है इसके लिए जो उपयुक्त है वो स्प्रिंग और ऑटम जो है, इसका एग्रावेशन जो बहुत प्रोमिनेंट है, खास करके स्प्रिंग सबसे ज्यादा इसका कहा जाता है। और क्या चीज सबसे ज्यादा प्रभावित होता है तो वो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ज्यादा प्रभावित होता है ना, जो कि इस स्प्रिंग के मौसम में और ऑटम के सीजन में जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जो देखने को मिलता है, पेट का जो गड़बड़ी देखने को मिलता है ना, तो उसके लिए एक उपयुक्त दवा हो सकती है वेरेट्रम। प्यास, इस औषधि का जो है वेरेट्रम का है वो बहुत ही इंटेंस है ना, थर्स्ट जो है वो बहुत अधिक है। इंटेंसिटी चूंकि वायलेंट, हम इसके जो वायलेंट नेचर को, इसकी इंटेंसिटी को आप कंसिडर कीजिएगा तो हर चीज इसका बहुत ही वायलेंट है। तो थर्स्ट होगा तो इस वेरेट्रम का थर्स्ट होगा तो वो भी बहुत वायलेंट होगा, इंटेंस होगा। और साथ साथ जो है इसमें फिजिकल जो है सडन सिंकिंग ऑफ स्ट्रेंथ, है ना, जो कोल्डनेस जो है ना, कोल्डनेस से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि एक अचानक से लगता है कि शरीर में अब कुछ है, कोई जान नहीं बच रहा है ना, ऐसी स्थिति भी जो है वो आ जाती है कि लगता है कि पेशेंट अभी खत्म हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा उसमें ये हो जाता है। जो और जो फिजिकल फीचर्स हैं, स्पैज्म और क्रैम्प्स के लिए भी अच्छी दवा है, क्योंकि इवैक्यूएशन इतना ज़्यादा हुआ है ना, डिस्चार्ज इतना ज़्यादा हुआ है,
तो सोडियम और इसके जो डिस्चार्ज जो होंगे उसके स्वेटिंग और वोमिटिंग के माध्यम से, तो क्रैम्प्स और स्पैज्म जो है एक क्या कहते हैं कि संभावित दवा उसके लिए जो एक संभावित दवा है। और खास करके जब ऐसे इवैक्यूएशन के साथ एसोसिएटेड हो तो वेरिट्रम एक महत्वपूर्ण ये दवा हो जाती है। तो चूंकि इवैक्यूएशन हम लोग ने शुरू में चर्चा किया और बहुत ज्यादा कोपियस इवैक्यूएशन की बात की है, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में इवैक्यूएशन की बात कही है, तो इसकी वजह से जो वाटरी इवैक्यूएशन होता है तो उसका नतीजा जो है वो पेशेंट जो है उसमें शीतलता आती है। शीतलता चाहे वो हम लोगों ने देखा कि ब्लड वेसल्स में है, चाहे वो हड्डियों में जो ठंड महसूस हो रही है ना। तो ये इवैक्यूएशन का नतीजा है। जो इसके जो पेन्स हैं वो बहुत ही सडन होते हैं और इसके इतने अधिक होते हैं कि उसकी वजह से पेशेंट जो है वो एक छोटे समय के लिए ही सही लेकिन वो डेलीरियम और मेनिया की अवस्था में चला जाता है ना। तो बहुत ही इंटेंस पेन है, वायलेंट पेन है ना। तो जो की फीचर्स, जो दो की वर्ड्स वेरेट्रम का हमने जोड़ा कि वायलेंट ना, तो पेन है ना, दर्द इतना असहनीय, इतना ज्यादा तीव्र होगा कि उसकी वजह से पेशेंट जो है वो मानसिक रूप से प्रभावित होकर के शायद अवसाद की स्थिति में, डेलीरियम की स्थिति में चला जाएगा, है ना। सर के दर्द के बारे में भी बताया कि इतना ज्यादा अधिक दर्द होगा कि वो डेलीरियस हेडेक, डेलीरियस कंडीशंस में चला जाएगा। इसके जो क्रेविंग्स हैं, डिजायर्स हैं, वो सबसे ज्यादा जो है वो एसिड चीजों के लिए है ना। एसिड चीजें ठंडी चीजें के, ठंडी चीजों को लेकर के है, सॉल्ट को लेकर के है ना। चूंकि सोडियम का निष्कासन हुआ है इवैक्यूएशन के प्रोसेस में, तो सॉल्ट की कमी है शरीर में, तो सॉल्ट का भी ये क्या कहते हैं डिजायर होता है। जो पार्टिकुलर सिम्टम्स हैं ना, जो वोमिटिंग और डायरिया के लिए, साइमल्टेनियस वोमिटिंग और डायरिया के लिए जो दवाइयां हैं उसमें प्रमुख दवाइयां जो हैं औषधि जो है उसमें वेरेट्रम और आर्सेनिक का ये जिक्र किया गया है। कोल्ड स्वेट है ना, शरीर माथे पे ये जो पसीना होता है, ठंडा पसीना होता है वर्टाइगो के साथ में, और वोमिटिंग और डायरिया के साथ में ना, चाहे वो डिस्मेनोरिया हो कोल्डनेस के साथ में, प्रोस्ट्रेशन के साथ में, वोमिटिंग के साथ में, डायरिया के साथ में ना। तो चाहे जो भी इवैक्यूएशन हो ना, चाहे जो भी इवैक्यूएशन हो, अगर वो क्या कहते हैं शीतलता के साथ जुड़ा हुआ है वो इवैक्यूएशन, तो एक दवा जो दिमाग में आना चाहिए वो वेरेट्रम एल्बम आना चाहिए, है ना। और भी दवाएं हैं हमारी मेट्रिया मेडिका में, लेकिन जो ये जो शीतलता के साथ और इवैक्यूएशन है ना, जो हम लोगों ने स्टार्ट में बताया कि फोर्सिबल इवैक्यूएशन की औषधि है ना। फोर्सिबल इवैक्यूएशन है ना बहुत हद तक होता है कि जहाँ पे इवैक्यूएशन हो रहा है तो वो इवैक्यूएशन जो है वो एक समांतर स्थिति को बनाने के लिए होता है, एक हार्मोनी को बनाने के लिए होता है। लेकिन जो वो हार्मोनी को डिस्टर्ब करने के लिए इवैक्यूएशन हो रहा है, हार्मोनी को डिस्टर्ब करने के लिए इवैक्यूएशन हो रहा है, तो उसको करेक्ट करने के लिए जो एक दवा है वो वेरेट्रम हो सकता है ना। इसकी जो मोडालिटीज है एग्रावेशन और एमेलियोरेशन है, वो एक्सर्शन से एग्रावेशन है, ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक्स, पेन के समय ना डर के मारे ना, वेट कोल्ड, थोड़ा सा भी क्या कहते हैं एक्सर्शन है ना। खास करके बोला इसके इस औषधि में बोला है कि थोड़ा सा भी एक्सर्शन जो है वो इवन जो अर्ज जो है स्टूल का, थोड़ा सा एक्सर्शन से वो या अर्ज ऑफ स्टूल जो है उससे भी इसका एक्सर्शन एग्रावेशन हो जाता है और इसमें ये क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम होता है। और स्पायरल परस्पिरेशन से, पसीना से है ना, मौसम के बदलने से, क्लाउडी वेदर में, बादल है ना, क्लाउडी वेदर में जो होता है ये इसके जो एग्रावेशन फैक्टर्स हैं। एमुलेशन जो है इसका हॉट ड्रिंक से है ना, चलने से है, ढक के रखने से है, लेटने से है ना, सर को दबाने से, खास करके वर्टिकल रीजन को में प्रेशर अप्लाई करने से है, वार्म फूड और स्टिमुलेंट के लेने से है। इसके फूड फूड एंड ड्रिंक्स के डिजायर और अवर्सन्स की बात करें तो रिपोर्टरी से और जो मेट्रिया मेडिका से जो इंफॉर्मेशन है, अवर्सन है वार्म फूड से, ब्रेकफास्ट, कुक फूड और हॉट फूड। डिजायर आप देखेंगे कि एसिड फ्रूट का है, कोल्ड ड्रिंक्स का है, फ्रूट्स का है, आइस, रिफ्रेशिंग थिंग्स, सॉल्टी थिंग्स, सावर फूड, कोल्ड फूड,
कुकुम्बर, हेरिंग, सार्डिन्स, आइसक्रीम, जूसी थिंग्स, लेमन्स, लिक्विड, पिकल, वाइन, इन चीजों का डिजायर है। एग्रावेशन वर्ड्स देखेंगे कि किन चीजों से होता है, एग्रावेशन किस चीज से होता है, तो अगेन फ्रूट से ही होता है, कोल्ड फूड से होगा, है ना, पपीता से होगा, पोटेटोज से होगा, रॉ फूड, बीन, बियर, कोल्ड ड्रिंक्स, हॉट फूड से भी है ना, वार्म फूड से है, वाइन से है ना, और बेटर भी है जो कि हॉट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स, मिल्क और वार्म ड्रिंक्स से क्या कहते हैं कि इसका एमिलोरेशन भी है, बेटरमेंट भी है। तो इस बेरेट्रम एल्बम का अगर हम एक न्यूक्लियस बनाने का प्रयास करें, एक अगर बिंदुओं में अगर हम इस दवा को हम समझने का प्रयास करें, तो जो मेंटल लेवल पे जो बात आती है वो है कि बहुत ही ज्यादा रेस्टलेसनेस ना, तो चाहे मेंटल लेवल पे हो चाहे फिजिकल लेवल पे हो, रेस्टलेसनेस एक प्रमुख बिंदु है बेरेट्रम का ना। बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षा जो है होगी, जो कि किसी भी तरीके से अपने लक्ष्य तक पहुंचने की चेष्टा करते हैं। अत्यधिक शीतलता ना, लोकल लेवल पे, जनरल लेवल पे कोल्डनेस आपको देखने को, शीतलता देखने को मिलेगी। एक्सेसिव इवैक्यूएशन होगा ना, बहुत ज्यादा निष्कासन की जो प्रक्रिया है, चाहे वो वाटरी हो, कोल्ड स्वेट के माध्यम से हो, और जो क्रेविंग होगा वो खट्टे चीजों को लिए होगा, नमकीन चीजों के लिए होगा, और ठंडी चीजों के लिए होगा, है ना। तो ये एक न्यूक्लियस है क्या कहते हैं कि बेरेट्रम एल्बम का, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोग बोलते हैं कि इसको याद रखने के लिए ना। तो कहा कि अगर एक शब्द में अगर ये क्या कहते हैं नैश के लीडर्स में लिखा हुआ है कि अगर एक शब्द में अगर किसी चीज को ये डिस्क्राइब करना हो, इस औषधि को डिस्क्राइब करना हो इन जनरल कंडीशन, तो लिखा है कि लेट मी पुट रैपिड सिंकिंग ऑफ फोर्सेस। ना लगता है कि बहुत ही ये कमजोर अंदर से पड़ते जा रहे हैं, है ना, बहुत ही प्रोस्टेशन की अवस्था आती जा रही है, बहुत ही ज्यादा ये क्या कहते हैं ठंड है, सांसें भी ठंड पड़ रही हैं, स्किन जो है वो नीला पड़ रहा है, रिंकल्ड हो गया है ना, हिपोक्रेटिक फेस है, नोज पॉइंटेड है। तो वो एक दवा जो अगर इस सिचुएशन के लिए अगर दिमाग में आती है, तो वो वेरेट्रम एल्बम आएगा। ऐसा नैश के लीडर्स ऑफ होम्योपैथिक थेरापेटिक्स जो है उसमें भी ऐसा बताया गया है। इस दवा को समाप्त करने के पहले दोबारा ये क्या कहते हैं कि केंट का जो ये क्या कहते हैं राइटिंग्स है, केंट के जो लेक्चर्स हैं, हाँ, उसमें उसकी बात हम लोग फिर से करते हैं कि बेरेट्रम जो है एक ऐसी औषधि है जो कि बहुत सारी औरतों को खास करके मेंटल असाइलम से ये बाहर रखने के में सक्षम है, अगर उसको हम सही पोटेंसी में और सही क्या कहते हैं कि हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, तो इंटरमीडिएट मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल करेंगे तब, है ना। और जो क्या कहते हैं कि इसके वाइंडिंग अप में एक सारा रेवन का एक कोट है ना, जो इस चीज को इंस्पायर करता है कि नो विंटर और स्प्रिंग गार्डन इज कंप्लीट विदाउट हेलीबोर्ड्स ना। हमारा चाहे वो विंटर का गार्डन हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि स्प्रिंग का गार्डन हो, बसंत का जो हमारा बगीचा हो ना, हेलीबोर के पौधे के बिना वो कंप्लीट नहीं होता है। और ये हमें क्या कहते हैं कि फरवरी में भी चेयरफुल रखता है, ताकि हम ये गार्डनिंग को इंस्पायर करता है कि हम गार्डन में जाएं और स्प्रिंग जो है उसकी तैयारी में हेलीबोर्ड्स को इस्तेमाल करें, ताकि हमारा गार्डन जो है बहुत अच्छा लगे। तो ये है वाइट ये सॉरी वेरेट्रम एल्बम पे ये हमारा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था ना। और इससे हम क्या कहते हैं कि कुछ केसेस भी हम लोगों ने देखा है इसको लेकर के, खास करके जो डिस्चार्जेस को लेकर के जो केसेस बनते हैं, और मेंटल लेवल पे जो डिस्चार्जेस है, प्रोस्ट्रेशन है, उसको वो हम लोगों को देखने को मिला है। अब आप लोगों के बीच में से अगर कोई सवाल होगा इस औषधि को लेकर के, या और कोई जानकारी इसके इसमें कोई साझा करना चाहेगा, तो हम लोग क्या कहते हैं कि इसके लिए हम लोग वेलकम है। अभी कुछ समय है हम लोगों के साथ नहीं में। नहीं
हाँ जी, डॉक्टर अमित का बहुत ही वंडरफुल सेशन था वेरिट्रम एल्बम के ऊपर। काफी सारे डिटेलिंग डिस्क्रिप्शन दिया वेरिट्रम के ऊपर, और हमारे कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो कि रेज हैंड कर रहे हैं। डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद सर कुछ पूछना चाहते हैं। जी सर। डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद, आप सुन सकते हैं? म्यूट नहीं हो रहा है, शायद नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है, सर को सुनाई नहीं दे रहा है। सर डॉक्टर अमित जी से मैं पूछना चाहूंगी, जैसे क्लिनिकल केसेस में, सर डॉक्टर कामेश्वर। हाँ जी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर कामेश्वर सर, आप अपना क्वेश्चन पुट कर दीजिए प्लीज। पहले म्यूट खोलिए सर, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, आप बोलिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सेशन बहुत बढ़िया रहा है, मैंने थैंक्स फॉर द सेशन। और अभी हम कुछ पूछना नहीं चाह रहे हैं, सब अच्छा ही लगा, वेरी फाइन। सर, आप लोगों ठीक को है भी मैडम। क्लिनिकल खिला दे, अनुभव इस दवा को लेकर के, इसके खिला इस्तेमाल दो। को लेकर के है, तो साझा करेंगे सर यहाँ पे। बहुत बहुत अच्छा लगा आपका सेशन, थैंक यू सर, अमित थैंक जी यू। का। बस बस। चल रहा है। हाँ डॉक्टर अमित, मैं पूछना चाहूंगी कि क्लिनिकल जैसे कुछ जो थेरेप्यूटिक्स होते हैं, उसमें कौन से डिजीजेस में वेरिट्रम एल्बम जैसे हम यूज कर सकते हैं? आ, हम क्या कहते हैं कि ये कॉलरा के लिए तो डॉक्टर हैनीमैन ने ही कहा है ना, तो हाँ डायरिया जी, डायरिया के कंडीशंस में हाँ खास करके जब कोल्डनेस की जो अवस्था है ना, लगता है कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ रहा है ना, हाँ तो जी। वहाँ पे इसको तो ये तो डॉक्टर हैनीमैन ने ही कहा है। हमने इसका एक ये केस हमें याद आ रहा है फीवर का ना, जहाँ पे कि वेरेट्रम दिया गया था, है ना। और बहुत ही जल्दी इसमें रिस्पांस हुआ है। हम अभी उस केस को हम खोज रहे हैं, अभी इसमें मिल नहीं रहा है, तो वो उसको भी हम आपको यहाँ पे शेयर करते हैं। तो वेरेट्रम का जो कि एक केस है, हम उसको इसमें प्रेजेंटेशन में डालने के लिए हम अभी सोच ही रहे थे। तो एक फीवर के केस में उसमें जो सिम्टम्स, जहाँ तक हमको याद आ रहा है, जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स था वेरेट्रम के प्रिस्क्रिप्शन के लिए, देखिए वो उसका जल्दी में। जो क्या कहते हैं कि वायलेंट नेचर था, है ना। स्ट्राइकिंग हेड, हमेशा वो छोटा सा बच्चा है, बच्चा का केस है फीवर का, है ना, जो हमेशा अपने 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 माथा को पीट रहा है। और वहाँ पे हमने ये क्या कहते हैं, और बाकी लक्षण है जो कभी हमको देख नहीं पा रहे हैं कहाँ पे वो केस है। तो वहाँ पे हम वेरेट्रम का प्रिस्क्रिप्शन किए थे, तो बहुत अच्छा, मतलब कि हमको, मतलब ये क्या कहते हैं कि विद इन आवर्स ये रिजल्ट मिला है फीवर के केस में। तो वायलेंट नेचर जो है इसका, जो वायलेंस जो है इसका जो की थीम है, चाहे वो अपने प्रति हो या दूसरे अपने बिहेवियर में हो, है ना, तो ये एक गाइडलाइन बनता है इसके प्रिस्क्रिप्शन का, है ना। ऑफ कोर्स जो क्या कहते हैं कि ये कोल्डनेस की स्थिति है, इस जैसे दवा को और अच्छे से हमने ये डॉक्टर कांजीलाल की भी मेट्रिया मेडिका में ये पढ़ा है ना, कैंट के लेक्चर्स में तो है ही ना। कांजीलाल की डॉक्टर कांजीलाल सर की मेट्रिया मेडिका में इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में जो जो कंडीशंस बताए गए हैं, वो काफी, मतलब इस दवा को समझने में बहुत हेल्पफुल है। यस, हेलो। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। सर जैसे सेप्टिक शॉक वगैरह, या जैसे बहुत ज्यादा वीकनेस होती है जिसमें सेप्टिक शॉक में चले जाते हैं, उसमें भी हम यूज कर सकते हैं वेरिट्रम एल्बम? हाँ, यूज करेंगे सेप्टिक शॉक के कंडीशंस में, मगर वो कोल्डनेस जो है वो होना चाहिए ना, क्या कहते ओके, हैं शॉक की अवस्था में ओके, ये क्या कहते हैं इस्तेमाल होगा ना, क्योंकि वहाँ ओके, भी इवैक्यूएशन है ना। ओके। शॉक, चाहे वो हाइपोवॉलेमिक शॉक हो, चाहे वो किसी भी तरह का शॉक हो, वहाँ पे भी इवैक्यूएशन तो साथ में एसोसिएटेड है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो क्या कहते हैं कि कोल्डनेस की अवस्था होती मेरे को है। मालूम है भैया, अरे ओके सर, ठीक है। और कोई अपना सवाल पूछना चाहते हैं? डॉक्टर राम प्रवेश शाह सर। Thank you, Dr. Amiji. Very nice presentation. Veteran album, whole history, differential book, author,
आई एम वेरी ग्लैड वेट्रम एल्बम, ऐसे हम बाढ़ एरिया का है तो कम से कम लगातार बाढ़ जब आती है उसमें जो बताए प्रिवेंशन ऑफ कॉलरा, तो वेट्रम एल्बम कुप्रम मेटालिकम ये हम देते आए हैं 2004 में भी, 8 में भी, ऐसे भी हम देते हैं प्रिवेंशन ऑफ कॉलरा। तो बहुत अच्छा आप बताए, मेंटल फिजिकल एंड अदर सिम्टम। वेरी वेरी थैंक्स, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। हाँ जी सर, ये डॉक्टर अमीर इकबाल एक पूछ रहे हैं, चाइल्ड केस में थोड़ा सा बताएं सर, चाइल्ड हाँ, वो वेरेट्रम चिल्ड्रन में क्या यूटिलिटी है? हाँ नहीं, वो चाइल्ड का जो क्या कहते हैं, जो फीवर का जो बताए थे उसके बारे में पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब। तो वो केस मैं खोज रहा हूँ, एक्चुअली मिल नहीं रहा है, फिर कभी उसको हम शेयर करेंगे। ओके ओके वो जो चाइल्ड का वेरेट्रम का जो प्रिस्क्रिप्शन किए थे फीवर के केस में। हाँ, ओके तो इम्पोर्टेंट सिम्टम जो हमको जो रिमार्केबल सिम्टम याद आ रहा है वो स्ट्राइकिंग हेड है ना, उसमें क्या कहते हैं कि ये किया गया था। और फिर पूरा केस मिलता है तो हम उसको फिर कभी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में उसको शेयर करेंगे। सर आपने जो अभी सिंगल सिम्टम्स हेड स्ट्राइकिंग पेन जो आपने बताया, वो तो आप अगर सिर्फ इस सिम्टम्स पे अगर प्रिस्क्राइब करेंगे तो फिर आप ब्लड केस पूरा डिटेल में है, केस पूरा वो डिटेल। ऐसे सर आपने बहुत ही खूबसूरती से वेरेट्रम एल्बम को डिस्क्राइब किया है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। सर सानी सर भी कुछ इनपुट देना चाहेंगे? तो अच्छा जवाब, तो सवाल आपने अच्छा किया। जरूरी है सवाल करना। प्रेजेंटेशन तो मैं क्या बताऊं, आप लोग बताएंगे, क्योंकि मैं मुझे बताना ठीक नहीं रहेगा। हाँ जी सर। ओवरऑल ये प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि डीप स्टडी का एक जो आदत बना हुआ है, इसके माध्यम से मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, पढ़ने की आदत बनाइए। जितना पढ़िएगा उतना ज्यादा आएगा, और जितने बार किसी वेरेट्रम मेल को ही अगर आप 10 बार पढ़िएगा तो 10 नई बात को सीखिएगा। इसलिए बार बार पढ़ते रहने से, मैं भी जब किसी दवा को पढ़ता हूँ और जब पढ़ाने के लिए जाता हूँ, मैं पुरानी बात को रिपीट नहीं करता हूँ, मुझे हमेशा एक नयापन आना चाहिए। और क्योंकि मेडिसिन का दायरा, अब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेडिसिन का दायरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, घटता नहीं जा रहा है। एक जो छोटी सी दवा थी हम लोगों का, जो आप ऑर्गेन में देखिए, मेट्रामेडिका प्यूरा में जो देखेंगे, जो दवा 200-300 लक्षण थे, आज वो उसके 15,000 सिम्टम्स हो गए। तो ये चीज दायरा बढ़ने का मेन कारण है कि हर एक इंडिविजुअलिटी अलग अलग होता है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग आते हैं, और एक सिम्टम्स का एक नया आयाम आ जाता है। लेकिन जो मेट्रामेडिका का जो हम लोग का थीम है, जैसे कि इन्होंने बताया कि थीम जो है तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो क्योंकि उसको लेकर के आप पकड़ के चलिएगा थीम को, तो किसी भी सिचुएशन को समझने में आसान हो जाएगा। इसलिए थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आज का प्रेजेंटेशन का मुख्य आधार हमको लगता है कि थीमेटिक प्रेजेंटेशन सीखा। तो नेहा जी, अब तो 8 बज गया है, अब आपका सेशन को हैंड ओवर करते हैं। हाँ जी सर। डॉक्टर हाँ। दिनेश जी आ गए हैं एंड ही इज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सेशन। हाँ जी सर। डॉक्टर अमित का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ इस सेशन के लिए, और आशा करती हूँ आगे कुछ केसेस भी हमारे साथ सर शेयर करेंगे तो एक बेटर हमें और उसके ऊपर एक ओवरव्यू मिलेगा कि कैसे हम वेरेट्रम और भी कोई वेरेट्रम एल्बम का जो भी क्लिनिकल यूज है अगर करें, क्योंकि इट्स जो ऐसी रेमेडी है जो बहुत कम ड्रग पिक्चर में आती है, और आई गेस मेंटल केसेस में भी जहाँ पे भी मेंटल सिम्टम्स प्रेजेंट करते होंगे, मेंटल पिक्चर जो रेस्टलेसनेस और जो एक अलग तरीके का जो उसका प्रेजेंटेशन होता है, और वो देखने को बहुत कम मिलता है। आई गेस मेंटल जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे हम इस पिक्चर को ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं, और कोई भी अगर क्लिनिकल केस प्रेजेंट होगा तो उससे अच्छा गाइडेंस मिलेगा। तो धन्यवाद डॉक्टर अमित जी। हाँ जी, और अब हमारे इंग्लिश सेशन का टाइम हो गया है, और मैं हैंड ओवर करती हूँ अपना सेशन डॉक्टर धनेश को। डॉक्टर धनेश। Thank you, Dr. Neha and Sahani sir.